चर्चा गरम है। चर्चा गरम है कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ेंगे। और चर्चा तो यहां तक गरम है कि रेप मामले से पटना हाईकोर्ट से बरी हुए राजवल्लभ यादव की अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में एंट्री होगी। और चर्चा इतना ही नहीं गर्म है, चर्चा यह भी गर्म है कि राहुल गांधी के बिहार आने से तेजस्वी यादव की स्थिति असहज वाली हो जाएगी। चर्चा कई चीजों पर गर्म है। तो चर्चा गर्म यानी कि न्यूज फॉर नेशन के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रियदर्शन और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी धीरेन्द्र, जो आज आपको इन तमाम विषयों पर बताएंगे कि आखिर बिहार की सियासत में भीतर खाने चल क्या रहा है। क्या चिराग पासवान सचमुच में एनडीए छोड़ने की जुगत में है या फिर वो कोई किसी बड़े सौदेबाजी की तैयारी में है। राजवल्लभ यादव, उनकी क्या जदयू में एंट्री इतनी आसान है? क्या राहुल गांधी के आने से सच में तेजस्वी यादव खुश हैं या फिर औपचारिकता पूरा करने के लिए वह उनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं? तो धीरेन्द्र, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर चिराग पासवान को लेकर के जो चर्चा गरम है उसकी सच्चाई क्या है और क्यों चिराग पासवान ऐसा कह रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान की जो पॉलिटिक्स है, एलजेपीआर, ये खुल्लम खुल्ला देखने से लगता है कि ये बार्गेनिंग मोड में है। अच्छा, आप देखिए, हाल के दिनों में लैंड ऑर्डर पर बिहार सरकार को घेरते नजर आए। अच्छा भी लग रहा था कि सत्ता में है, इसके बावजूद अगर सरकार की कहीं कमी है तो उस कमी को एक्सपोज करेंगे। लेकिन दूसरे दिन उनकी भाषा बदल जाती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में और नीतीश कुमार की क्षमता में पूर्ण विश्वास रखने लगते हैं। तीसरे दिन फिर उनकी भाषा हो जाती है कि हम 243 पर तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। जब पूछा जाता है तो कहा जाता है कि नहीं, हम 243 पर एनडीए के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे ये लगता है कि चिराग पासवान के अंदर एक लालसा है बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का जी। और नीतीश कुमार अपने उम्र के जिस पड़ाव में आ गए हैं उसमें हर किसी को ये लग रहा है कि अगर जो प्रयास किया जाए तो ये प्रयास अगले साल, 1.5 साल, 2 साल में फलीभूत हो सकता है। तो उसके लिए वो कुछ न कुछ कसरत कर रहे हैं। लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, चिराग पासवान अपनी उस हैसियत में अभी नहीं है कि वो एनडीए छोड़ दे। ये तमाम कसरत करके वो एनडीए में ज्यादा से ज्यादा सीट ले सके ताकि पोस्ट इलेक्शन बार्गेनिंग कैपेसिटी उनकी मजबूत बनी रहे। आपको मैं याद दिलाऊं, उन्होंने जो एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा था, उन्होंने प्रशांत किशोर की दिल खोल करके बड़ाई की थी। तो क्या दोनों के भीतर गुपचुप गुपचुप कुछ पक रहा है? अब ये तो ये वही दोनों जाने। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तारीफ करके अगले को ये मैसेज देने की कोशिश होती है। देखिए, है क्या, मैं अभी बताया कि पोस्ट इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग कैपेसिटी हो, लेकिन पोस्ट इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग कैपेसिटी हो उसके लिए जरूरी है कि प्री इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग हो जाए। ये वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं, जिससे आप टेलीविजन डिबेट की बात कर रहे हैं। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर इनको मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करेंगे या ये प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करेंगे? एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता है। इनकी जब हसरत भी पहले बयान दिए कि हम बिहार आना चाहते हैं, तो हसरत जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की है तो प्रशांत किशोर के नाम पर धमकी से ज्यादा इसको कुछ और समझना मुझे लगता है कि वो तात्कालिक एक गलती होगी। आपको मैं याद दिलाऊं कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भी चिराग ने अपने बलबूते लोजपा को चुनाव मैदान में उतारा था और उनका हाथ जल गया था, या कहीं की झोपड़ी जल गई, जब केवल एक सीट पर उनके विधायक जीते और वह विधायक भी उनकी दल को छोड़कर जदयू में चला गया। तो जो पुराना इनका कटु अनुभव रहा है, क्या इस बार ऐसा रिस्क ले सकते हैं? ना, ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। और दूसरा, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती है। अगर ये ऐसा रिस्क ले लेते हैं तो पिछली बार से भी ज्यादा बुरा हश्र होगा और मुझे लगता है कि इसका अंदाजा चिराग पासवान को भी होगा। तो चिराग के बाद हम आते हैं चर्चा गरम के दूसरे विषय, राजवल्लभ यादव पर। आपको पता ही होगा कि 6 फरवरी 2016 को नवादा के गिरियक में एक मामला सामने आया था। कहा गया था कि एक नाबालिग लड़की को जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाया गया, उसके बाद उसे जबरन शराब पिलाने की कोशिश की गई, फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया, फिर उसके बदन से एक एक कपड़ा उतारा गया और फिर एक शख्स ने उसके साथ बलात्कार किया। कहा गया कि बलात्कार करने वाले शख्स का नाम राष्ट्रीय जनता दल के तत्कालीन विधायक राजवल्लभ यादव के रूप में था। इसे लेकर के निचली अदालत ने उन्हें सजा भी सुनाई।
उसके बाद अब पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है और यहाँ तक बातें सामने आई कि लड़की को लेकर के कहा गया कि यह तो हैबिचुअल सेक्स करने की आदत थी। तो तमाम तरीके के सामने बातें आई और इन चीजों के बाद अब राजवल्लभ यादव की रिहाई हो रही है। कहा जा रहा है कि उनके भतीजे अशोक यादव पहले से ही जदयू के ओर सिंपैथी अपना जता चुके हैं। तो क्या अब जदयू वही सहानुभूति राजवल्लभ यादव की ओर अपनाएगी? देखिए, ये एक मतलब चर्चा इस बात को लेकर गर्म है कि जो जदयू आज के 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल पहले राजवल्लभ यादव के का नाम लेते ही गर्म हो जाया करती थी, वो जदयू अब राजवल्लभ का नाम लेते नरम कैसे हो रही है। जिसको कोर्ट का फैसला आने के पहले पार्टी कटघरे में खड़ा कर देती थी, आज वही व्यक्ति जब कोर्ट से बरी हो गया है तो उसको स्वीकार कैसे करेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोर्ट से बरी हो जाना कानूनी ट्रिक का मामला है, जनता की अदालत में उसको बरी साबित करना ये एक बड़ा खेल होगा। लेकिन कौशल यादव जिस तरीके से जदयू से वापस चले गए हैं आरजेडी में, तो अब जदयू को नवादा में एक दिग्गज की आवश्यकता है, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो नवादा में अपनी पकड़ रखता हो। और वही राजवल्लभ यादव जिनको जदयू कभी पानी पी पी कर कोसती थी, जिनका नाम लेते जदयू गर्म हो जाती थी, क्योंकि उस समय वो राजद की शोभा बढ़ा रहे थे, राजद से विधायक थे, वही राजवल्लभ यादव ऐसी चर्चा है कि आने वाले दिनों में जदयू की शोभा बढ़ाएंगे और जदयू अब राजवल्लभ यादव का नाम लेते ही नरम हो जाती है। क्योंकि इसके एक और संकेत मिले थे। आपको याद होगा कि पिछली बार जब एमएलसी के चुनाव हुए थे और उसमें राजवल्लभ के बड़े भाई कृष्णा यादव जो कि वर्ष 1990 में विधायक बने थे, उनके पुत्र एमएलसी बने। एमएलसी बनने के बाद नीतीश कुमार से बाकायदा मिलने गए थे, एक अन्य मार्ग में जाकर मुलाकात की थी। तब से ये संकेत मिले थे कि राजवल्लभ यादव परिवार को लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी सॉफ्ट रुख अपना रही। मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन एक बड़ा कद्दावर नेता हैं जदयू के, जिनकी कद पटना से शुरू होती है और तकरीबन भागलपुर तक उनका कद लगातार बढ़ते चला जाता है। जैसे जैसे जिला पटना से दूर आप होते हैं वैसे वैसे उनका कद बढ़ता चला जाता है। चर्चा इस बात की लेके है कि वो कद्दावर व्यक्ति राजवल्लभ यादव पर नरम हो गए, उनका आशीर्वाद उनको मिला और उस आशीर्वाद का ही परिणाम है कि जो राजवल्लभ यादव हैं, जो बलात्कार के आरोपी थे, वो अब आरोप मुक्त हो गए। और शायद ये उसी कद्दावर नेता की आशीर्वाद का ही परिणाम होगा कि राजवल्लभ यादव की वापसी एंट्री कहा जाए। मुझे लगता है कि राजवल्लभ यादव कभी इसके पहले जदयू में कभी रहे नहीं। बिल्कुल नहीं। जैसे 1990 में उनके भाई चुनाव जीते और जब 1994 में उनका निधन हो गया तो लालू यादव की पार्टी ने राजवल्लभ को टिकट नहीं दिया था। अच्छा। तो राजवल्लभ यादव 1995 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे लालू के खिलाफ बागी होकर के चुनाव लड़े, लेकिन समता नीतीश के साथ नहीं थी। नीतीश के साथ कभी नहीं है। पहली बार राजवल्लभ यादव की एंट्री होने जा रही है, वापसी शब्द नहीं है, एंट्री होने जा रही है जदयू में। ये चर्चा गरम भी है और गरम इसलिए है कि जदयू राजवल्लभ पर नरम है। इसे मैं और एक आगे बढ़ाऊं, आपको मैं बताऊं कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह वो कहते हैं कि लखीसराय के आतंक को हम टिकट नहीं देंगे। एक तरीके से परोक्ष रूप से उनका इशारा सूर्यगढ़ा के विधायक की ओर था। इसके बाद अनंत सिंह जो कि मोकामा के पूर्व विधायक रहे हैं, वो भी जेल से बाहर आते हैं और नीतीश कुमार से लेकर के ललन सिंह के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं, जाकर के मिल के आते हैं। और अब राजवल्लभ की बातें, तो क्या एक ओर ललन सिंह का किसी विधायक को किसी क्षेत्र का आतंक बताने वाली बात कहना और दूसरी ओर इनके जैसे ललन सिंह के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर या फिर राजवल्लभ को लेकर के जो कयासबाजियां हैं, ये जदयू के किस चरित्र की बात? नहीं, मुझे लगता है कि जो ललन सिंह हैं बड़े नेता हैं, शब्द के उनका जो शाब्दिक डिक्शनरी है उसमें शब्द कुछ कम है। मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्टेड हो रहा है, डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्टेड हो रहा है तो उसको आतंक नहीं माना जा सकता है। क्योंकि आप एक बार हो सकता है कि भय से जीत जाए चुनाव, लेकिन बारंबार परपेचुअली कोई व्यक्ति 1 चुनाव 2 चुनाव 3 चुनाव 4 चुनाव 5 चुनाव जीत रहा है, तो फिर आप उसको आतंक कैसे कह सकते हैं? ये जदयू की आपसी एनडीए की आपसी खींचतान है और उस खींचतान में किसी को आतंक कहा जा रहा है और किसी को संत माना जा रहा है। तो संत के बाद हम एक और पर आते हैं कि राहुल गांधी, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा की थी, इतिहास में यह पहला मौका दर्ज होने जा रहा है जब 17 अगस्त को
वह बिहार में आ रहे हैं और 15 दिनों की यात्रा बिहार में करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस यात्रा में चर्चा यह भी गर्म है कि उनकी इस यात्रा में तो महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो शिरकत करेंगे, लेकिन यह तेजस्वी यादव के लिए क्या कोई मुश्किल वाली घड़ी होगी? देखिए, इस यात्रा में सबसे बड़ी बात जो मैं देख पा रहा हूं जी। कि यात्रा दक्षिण से शुरू हो रही है, दक्षिण से शुरू हो रही है, माने पूरे बिहार के दक्षिण, गंगा के दक्षिण, पूरा साउथ बिहार कवर किया जा रहा है, और उसके बाद पूरब जा रही है। जी। इस यात्रा से उत्तर को बिल्कुल छांट दिया गया है, पश्चिम बिहार को बिल्कुल छांट दिया गया है। उनका जो रूट है वो रोहतास से शुरू होता है, हाँ। भागलपुर होते हुए सीमांचल में जाके उनकी यात्रा समाप्त होगी, और उसके बाद पटना में एक कार्यक्रम होगा, शायद रैली जैसा कुछ बड़ा कार्यक्रम होगा। तो अब तीसरी बात हम करें राहुल गांधी की, जिन्होंने कश्मीर और कन्याकुमारी इन दोनों जगहों को लेकर के देश में सबसे बड़ी यात्रा की थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक वे गए थे, और अब इतिहास में पहला मौका होगा जब बिहार की धरती पर 15 दिन एक साथ बिताने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। 17 अगस्त से उनकी यात्रा रोहतास से शुरू हो रही है, और इसमें अमूमन महागठबंधन के तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे। लेकिन इसमें क्या तेजस्वी यादव उनकी इस यात्रा से असहज होंगे, या फिर तेजस्वी के लिए यह बेहतर मुफीद रास्ता? देखिए, हकीकत यह है कि राहुल गांधी अगर यात्रा करेंगे जी, तो सबसे ज्यादा जो ग्रुप सक्रिय होगा वो कांग्रेस के लोग होंगे। बिल्कुल। और कांग्रेस के लोग अगर सड़क पर संघर्ष करते दिखेंगे तो कद जिस पार्टी का बढ़ेगा वो कांग्रेस का बढ़ेगा, और कांग्रेस का कद बढ़ने का मतलब सीधा सा है कि राजद का कद घटना। जिस रूट से राहुल गांधी निकल रहे हैं उस रूट को अगर आप गौर से देखिए तो 2020 में महागठबंधन को उन्हीं रूट पर बड़ी सफलता मिली थी। मैं इस बात को रूट की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि राहुल गांधी जहां पर मजबूत हैं वहीं पर मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। महागठबंधन जहां मजबूत है वहीं मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। ये रूट को अगर आप गौर से देखिए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन को सफलता कमोबेश उन्हीं क्षेत्रों में अधिक मिली है। तो जहां पर आप ताकतवर हैं वहीं अगर ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो ताकतवर है आप उसकी ताकत को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि राजद इस यात्रा में दिखेगी जरूर, लेकिन दिखने मात्र ही दिखेगी जरूर रहेगी। हाँ, बस दिखने मात्र ही दिखेगी कि 10 झंडा में 2 झंडा आरजेडी का भी होगा, क्योंकि आरजेडी इस बात को बेहतर समझ रही है कि वो वोट बचाओ अधिकार यात्रा हो या इसके पहले संविधान बचाओ यात्रा हो, अगर कांग्रेस बिहार में मजबूत होगी तो जमीन किसी का कमजोर होगा तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। तो चर्चा गर्म है कि इस कार्यक्रम में आप लगातार हमारे साथ बने रहें। प्रतिदिन हम बिहार की सियासत और अलग अलग बातों को लेकर के आपके सामने होंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ। चर्चा गरम है।